जौहर सलीम साहब, सर सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं, जमेरात को ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा या फिर दोनों अतराफ से आप जो बयानात की भरमार देख रहे हैं उससे नताइज कुछ मुख्तलिफ ही लगते हैं? जी देखें, इस पे मैं पहले भी कह चुका हूँ। जब ये ईरान और अमेरिका के बीच में बहुत सख्त बयानात का तबादला हो रहा था जनवरी में, जब ईरान में हंगामे हो रहे थे, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, मैंने कहा कि अभी जो है अमेरिका देखेगा कि क्या सिचुएशन एक रजीम चेंज के लिए अगर राइप है, प्रोटेस्ट जो है कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर तो वो अभी स्ट्राइक्स करेंगे। वरना फिर वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालेंगे, मिलिट्री प्रेशर डालेंगे ईरान पे और कोशिश करेंगे न्यूक्लियर पे कंसेशंस, न्यूक्लियर इशू पे लें। अच्छा, बाकी वैसे तो उन्होंने 4 इश्यूज कहे हुए हैं, जिस आपने भी 3 उसमें से इश्यूज बताए। चौथा इशू वो ये कहते हैं कि जी आप अपने लोगों के साथ रवैया जो है वो मुख्तलिफ करें, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ। लेकिन जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है और असल अगर आप गेम थ्योरी की बात करें तो बात न्यूक्लियर पे ही होगी। न्यूक्लियर कंसेशंस हैं जो उनको चाहिए, अगर वो ईरान ने दे दिए, और मेजर कंसेशंस देखिए उससे बहुत आगे जो JCPOA उनको देता था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो साइन हुआ था 2015 में, उसमें ये तो था कि जी ईरान सिर्फ 3.5% तक जो है ना अफजूदगी करेगा यूरेनियम की। लेकिन अब वो कहते हैं कि जी 0%, बिल्कुल आप फ्रीज करें इसको, अफजूदगी को, क्योंकि इसको आपने पास्ट में जो है ना वो उसमें लूप होल्स थे और आपने उसको उनके बकौल मिसयूज किया है। तो अब वो 0% जो है, और साथ ही साथ उसके 408 किलोग्राम जो अफजूदा हो चुका है यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसकी भी बात होती है कि वो IAEA के हवाले करें, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, या फिर किसी तीसरे मुल्क के। अच्छा, अब ईरान जाहिर है उस पर तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने 20 साल से, और उन्होंने अभी कहा भी अपने बयानात में, उन्होंने कहा कि हमने 20 साल से इसी कैपेसिटी के लिए जो हमने इंडिजिनस अपनी जो है बनाई है, इतनी ज्यादा मुश्किलात सही हैं, सैंक्शन सही हैं, स्ट्राइक सही हैं, तो हम ऐसे तो नहीं इसको जाने देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अगर वो ये कंसेशंस नहीं देता अमेरिका को, तो फिर इस वक्त देखें, और ये बात मैं पहले भी उस वक्त कह चुका था कि मैंने कहा अगर ये कंसेशंस ना मिली अमेरिका को तो फिर वो स्ट्राइक्स करेंगे। और देखिए उन्होंने जो गल्फ वॉर थी उसके बाद सबसे ज्यादा फौजें अभी इकट्ठी की हैं वहां पे, ऑलरेडी भी उनके 19-20 बेसिस हैं यहाँ पे, लेकिन उससे बढ़ के उन्होंने 2, एक वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनका अब्राहम लिंकन जो है वो भी पहले आया, फिर अब दूसरा जो है जो सबसे बड़ा उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है दुनिया में, जेरल्ड फोर्ड, वो भी इस खित्ते की तरफ आ रहा है, पहुंचने वाला है। तो इस किस्म की जब आप एयर पावर और नेवल पावर जमा करते हैं तो जाहिर है कि आप एक खाली खोली थ्रेट तो नहीं दे रहे होते। तो अगर ईरान से उनको वो कंसेशंस ना मिली तो फिर वो डेफिनेटली स्ट्राइक्स करेंगे। वो स्ट्राइक्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे होंगी और उनकी मिसाइल साइट्स पे होंगी। अच्छा, इसमें आपने रशिया और चीन के किरदार। जौहर साहब, एक तो बात ये है कि जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने हवाले दिए हैं कि एक हिस्सा जो है वो बतौर सालिस रशिया के पास रखवाने की तैयारी में ईरान माना हुआ है, और दूसरे जो मंजरनामे वजह किए गए हैं, अगर यही ऑप्शंस हों तो फिर अमेरिका की पोजीशन क्या होगी? और दूसरा वो जो बात आपने जहां पे खत्म की थी कि चाइना और रशिया का जो मामला है, वो इसमें फिर क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी, पहले मुर्तज़ा साहब की बात की तरफ आता हूँ। देखें, ये कोई असूलों की जंग नहीं है इस वक्त दोनों साइड्स में, ये इंटरेस्ट की और स्ट्रेटेजिक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है, ये समझने की जरूरत है। ईरान की जो मुर्तज़ा साहब बात कर रहे थे ना कि वो इस तरह का कोई चाहते नहीं है कि इस तरह का एग्जाम्पल हो इस रीजन में, उन पे आगे खड़ा हो जाए और जो बाकी मुल्कों को भी इससे कोई इस किस्म की तकवीत मिले, तो मैं ये नहीं समझता। ईरान की जो ताकत है वो तो उन्होंने खासी हद तक खत्म कर दी। जो ईरान की एक रीजनल प्लेयर के तौर पे ताकत थी, देखें वो एक के बाद एक उन्होंने सारी फॉइल कर दी, इस हद तक कि जो जिसको ईरान का वो कहते थे कि सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होगी, वो सारी तंजीमें जो हमास है या हिजबुल्लाह है या होतीस हैं या इराक में भी इस तरह की तंजीमें हैं, तो वो सबसे पहले, और पहले खतरा ये होता था, स्ट्राइक्स इसलिए नहीं होती थी कि जी वो सबसे पहले रिटेलिएट करेंगे और वो बहुत ज्यादा रिटेलिएट करेंगे, ईरान से भी ज्यादा, बिकॉज वो इसराइल के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। तो वो सारा तो देखे उन्होंने लिटरली उनको बहुत ही ज्यादा पहले से उनकी पावर डिग्रेड कर दी है, वो इस पर कुछ भी नहीं रिएक्ट कर सके जब ईरान पे स्ट्राइक्स हुई हैं। तो एक तो ये है, वो ईरान की जो है ना इकोनॉमिकली ईरान इस वक्त बिल्कुल जो है ना बहुत ही मुश्किलात में है। इन पोलिटिकल अंडर स्टेबिलिटी भी उनकी उस तरह की नहीं है, जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड थे। देखें, इशू जो है वो, लेकिन उनको भी ये पता है, ईरान को भी पता है, और कई बार ये इस तरह की सिचुएशंस में होता ही है कि वो ये समझते हैं मगरिब वाले कि जो मगरबी जो जाहिर वहां पे पॉलिसी साज हैं
कि ईरान का एक तो जो इनका रजीम है, अगर ये न्यूक्लियर कैपेसिटी हासिल कर लेता है तो फिर इस रजीम को तो फिर वो कभी नहीं गिरा सकेंगे। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये कैपेसिटी वो हासिल कर लेता है ईरान, तो उसके बाद फिर देखें जिस तरह नॉर्थ कोरिया ने ये कैपेसिटी जब ली एक बार, उससे पहले अमेरिका ने कई बार कहा कि हम स्ट्राइक्स करेंगे, ये करेंगे। जब एक बार उनके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी हो गई तो उसके बाद फिर वो बात कभी नहीं हुई। तो फिर उसके बाद वो इजराइल के लिए भी एक बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा और फिर अमेरिका के लिए, क्योंकि उनके इस रीजन में बहुत सारे बेसिस हैं इस रीजन में। तो इसलिए वो क्रिटिकल इशू यही है कि वो न्यूक्लियर कैपेसिटी ईरान को नहीं लेने देना चाहते किसी कीमत पे भी। ये उन्होंने फैसला कर लिया। तो बात जो उनसी है वो सारी इसी पे होगी। अच्छा, अब देखें, अब मतलब जो असल है इशू वो यही है, बाकी तो मतलब जाहिर है वो सारी ज्यादा बातें होती हैं, दोनों तरफ से होती हैं। अच्छा, अब जो चीन और रशिया के जो रोल की बात है, वो मैं समझता हूँ बहुत अहम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माजी में उन्होंने बयानात दिए बहुत सख्त। अच्छा, कुछ टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी दी। अच्छा, अभी भी क्या सराहियां हैं कि जी पिछले कुछ माह में चीन की तरफ से, रूस की तरफ से, ये क्या सराहियां हैं, कुछ जदीद असला उनको दिया गया। अच्छा, अगर अभी भी इफ द पुश कम्स टू शव, जिस तरह कहते हैं अंग्रेजी में, अगर वक्त आन पड़ा तो वो बिल्कुल मिलिट्री का उनकी तरफ से जो इंटरवेंशन तो मुश्किल होगी। लेकिन ये एक चीज वो कर सकते हैं कि लेट्स से कि इस मौके पे अगर वो कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स दे दें ईरान को, तो अब वो, क्योंकि जो ईरान की कैपेसिटी है डिटरेंस की, वो सिर्फ इस वक्त वो प्रोजेक्टाइल्स पे बेस्ड है और कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कोई डिफेंस है उनके बराह पास। रास्त जो है वो इस जंग में कूदने की बजाय कहीं ना कहीं कोई और मदद की जा सकती है खुफिया हाथों के जरिए। जौहर साहब, आप क्या समझते हैं? एक जो आपने पहले कहा था कि कोशिश की जाएगी जब तक अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेहकाम रहता है। जी जी, आपकी मुर्तज़ा साहब आ रही है, मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस। जौहर साहब की मैं जरा एक ले लूँ इस पे। जौहर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह आपने पहले ये कहा कि अंदरूनी तौर के ऊपर अगर ईरान में रजीम चेंज का मंजरनामा बन जाता है तो ठीक, बसूरत दीगर जो है अमेरिका हमला करेगा। मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि वो तब तक हमला नहीं करेगा जब तक अंदरूनी तौर पर डिस्ट्रप्शन नहीं दिखाई देती। आप इससे अग्री करते हैं? जी देखिए, मैंने ही कहा था कि उस वक्त जब ये अंदरूनी तौर पर बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस वक्त वो स्ट्राइक्स, और वो स्ट्राइक्स अगर करते तो वो बहुत ही ज्यादा वाइड रेंजिंग स्ट्राइक्स होते, तो वो रिजीम चेंज करने की कोशिश होती। वो उन्होंने फिर इसलिए नहीं की, तो मैं उस वक्त पहले ही कह चुका था कि अगर उनको लगा कि वो प्रोटेस्ट डाई डाउन कर जाएंगे, नहीं चलेंगे बहुत ज्यादा देर, तो फिर वो नहीं करेंगे, और वैसे ही हुआ। और उसके बाद जो मैंने कहा था कि जी उसके बाद वो स्क्वीज करेंगे, ईरान पर प्रेशर डालेंगे और वो इस तरफ आएंगे, वैसे ही हुआ। उनको मुज़ाकरात की मेज पे भी ले आए। अच्छा, मुझसे साहब ने जो बात की उसमें एक तो खैर देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनके प्रोजेक्टाइल्स हल्के हैं। मैंने कहा कि उनकी जो प्रोजेक्टाइल्स क्या होते हैं, मिसाइल्स, कोई जो है ना, कोई अगर रॉकेट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आप हवा से फेंकते हैं उनकी तरफ, लेकिन उनकी डिफेंस वही है और कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि उनकी जो डिफेंस है एक किस्म की, वो सारी स्ट्रेटेजी बेस्ड है कि जो उनकी तरफ से मिसाइल्स गिरे जो इसराइल पे, या जो है वो पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, या फिर अमेरिका के बहरी अड्डों पे वो जो जब वहां पे जो भी मिलिट्री बेसिस है उन पे कर सकते हैं। अब ये ठीक है कि इसके बारे में काफी मैंने कहा भी कि क्या सराहियां हैं कि चीन ने या रूस ने उनको इस दौरान में ऐसी चीजें, कुछ मिलिट्री की अशिया दी हैं, खसूसन उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह से ज्यादा अहम उनके लिए है क्योंकि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, क्योंकि लास्ट टाइम उनकी मिसाइल्स जो कैपेसिटी थी वो भी काफी सारी डिप्लीट हुई थी, काफी सारे उनके स्टॉक पाइल्स को उन्होंने अमेरिकन ने स्ट्राइक्स करके तबाह भी किया था। ठीक है, तो वो अहम है कि क्या उनको क्या मिला है। ये मुमकिन है कि उनको इस वक्त उनका वो जो स्टॉक पाइल है पहले से बहाल हो गया हो और कोई या कैसे कोई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स मिल गए हों। इस पे क्या सराहियां तो हैं बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि कोई सबूत इस पे मुश्किल होता है। वही अगर वो है तो फिर जाहिर है ईरान की, फिर अमेरिका को भी जाहिर है सोचना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान कितना वो ले सकते हैं वो अमेरिका में भी और इसराइल में भी। उसकी आपको पता है जो कॉस्ट जो है ना, उसका कोई इतना ज्यादा पैमाना नहीं है कॉस्ट लेने का, तो वो चीज अहम है। बाकी ये चीज जो मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि अगर वहां पे अगर अंदरूनी तौर पे हालात खराब ना हुए तो फिर वो नहीं करेंगे, अच्छा ये मैं इसको नहीं ऐसा नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि जब एक्चुअल पिछली बार जब जंग हुई थी 12 रोजा, तो उस वक्त तो ईरान में कोई अंदरूनी जो है ना मुजाहरे नहीं हो रहे थे, कोई अंदरूनी इंस्टेबिलिटी उस तरह की नहीं थी, बल्कि उस वक्त तो मुजाहरे जो ईरानी हुकूमत के हक में हो रहे थे। तो फिर क्यों उन्होंने स्ट्राइक किया उस वक्त? तो इसलिए वो तो कोई इतना ज्यादा मेरे ख्याल वजनी नहीं लग रहा जो है आर्ग्यूमेंट। लेकिन ये जो है चाइना का और रशिया का रोल, और वो जो है इनडायरेक्ट इस तरह से कि
इस वक्त में कोई ऐसी उनको मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड अगर वो उन्होंने किए हैं या आगे कर दें, तो वहां पे ईरान उससे की उनका पोजीशन जो है deterrence बन वो सकता है। किसी हद तक मजबूत हुई होगी।